percentages में changes in item of financial statement from a base year to the following years to show the direction of change. ठीक है जी. Also called as horizontal analysis. Figures of various years placed side by side in adjacent columns in form of comparative financial statements. क्या मतलब है कि हमने इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. हॉरिजन का मतलब ये है कि आप ऐसे लाइन हो आपके सामने, ठीक है जी. ये जिस तरीके से लाइन लिखी हुई है ना, हॉरिजन इस तरीके से है, सीधी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. और अगर वर्टिकल लाइन करेंगे तो वो ऊपर से नीचे की तरफ की लाइन होगी. तो इसको याद रखिएगा. हॉरिजॉन्टल स्टेटस जो है वो हम लोगों ने एनालिसिस करना है. और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आपने अभी किया है मेरे सामने. क्या किया है? ये जो एनालिसिस कर रहे हैं, अगर हम 6 साल का या 5 साल का किसी भी कंपनी का करते हैं, तो देन वी आर डूइंग अ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. उसमें हम 1 साल की फिगर्स को दूसरे साल की फिगर्स के साथ कंपेयर करते जा रहे हैं. मैंने आपसे कहा था 3-3 साल की कर लीजिएगा, लेकिन आपने 3 साल की नहीं की. यहाँ पे अब आपने 3-3 साल की करनी है. ये आपके सामने, अगर आप सेल्स की फिगर 15,719 को कंपेयर करते हैं 2018 के साथ, 17 के साथ, 16 के साथ, 2015 के साथ या 14 के साथ, तो ये आप कर रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. लेकिन इसमें एक चीज जो है वो आपके रुपीन परसेंटेज मेथड से थोड़ी सी डिफरेंट है. वो क्या है कि आप हर साल जो है वो बेस ईयर चेंज कर रहे होते हैं. कि अगर आपने 2015 का डाटा लेना है, तो इस डाटे को आप कंपेयर करेंगे 2014 के साथ. ठीक है जी. बेस ईयर आपका 2014 हो जाएगा. लेकिन आप अगर 2016 का डाटा ले रहे हैं, पहले हमने जो काम किया था, तो इसका बेस ईयर हो जाएगा 2015. ठीक हो गया. लेकिन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में अब जो नई चीज आपने सीखनी है, वो हम देखेंगे कि 2018 का डाटा जो है ना, उसको कंपेयर करेंगे हम 2014 के साथ. बेस ईयर जो है वो चेंज नहीं होगा. क्या मतलब है? बेस ईयर आपका चेंज नहीं होगा. आपने बेस ईयर अगर चेंज नहीं होता, तब भी आपने देखना है कि 2019 को अगर हमने कंपेयर करना है 2014 में, तो हमारे कितना इंक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया. अब एक और चीज है, आप ये देखो जी, 2014 में आपका 12,000 की फिगर थी, 15 में 13,385 की है, 16 में 16,206 की है, 17 में 24,423 की है. तो एक आप ट्रेंड देख रहे हो कि अपवर्ड ट्रेंड बन रहा है, और ये स्लो बन रही है इस तरीके से. ठीक है जी. इस तरीके से ये स्लो बन रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है. मैंने ये कर्सर जो है ऊपर लेके जा रहा हूँ. ये 12,000 से चला 24,000 पे आ गया. फिर एकदम से क्या हुआ कि 24,933 से ये एकदम से ड्रॉप हुआ है. सॉरी, 24,423 से ड्रॉप होना शुरू हुआ है. तो ये 15,417 पे आ गया ड्रॉप होके. तो ये एक कर्व सी बन रही है. दिस कर्व इज नोन एज ट्रेंड एनालिसिस भी आप इसको कहेंगे. ठीक है जी. इसको आप ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं. कि एक कर्व जो है वो आप शो कर रहे हैं कि यार ये जो अब फिगर है ना, ये पहले इंक्रीज हो रही थी, हमें 10% का रिटर्न आ रहा था. अब ये जो है एकदम से गिरना शुरू हुई है. पहले ये 10% के रिटर्न से 7% पे आई है, फिर 5% पे आई है. तो आगे आने वाले वक्त में ये थोड़ा सा सेल नीचे जाएगी. लेकिन एक चीज बच्चों याद रखना कि हर साल आप सेल करते जा रहे हैं. आप हर साल सेल करते जा रहे हैं. हर साल अगर 10% इंक्रीज हो रहा है ना, और उसके बाद जाके आपका चौथे पांचवें साल में आपका डिक्रीज भी होता है. तो मैं एक्सेल की शीट खोल देता हूँ, ये थोड़ा सा आपको समझाने में ज्यादा आसान हो जाएगा. पहले साल हमारी सेल थी 100 की, दूसरे साल हो गई जी 110 की, और तीसरे साल हमने इसको 10% इंक्रीज किया, 0.1 एंटर किया, ये 11 की निकली है. तो ये अब हमारे पास 121 आ गया. 121 में अगर हमने 10% इंक्रीज किया है, तो कितना आ गया जी? कितना आएगा जी? इज इक्वल टू 121 इंटू 0.1. तो ये आ गया जी 12.1 प्लस 121, तो ये 133.1
1 आ गया। लेकिन नेक्स्ट ईयर आपकी जो चेंज आई है वो क्या हो रही है, 133.1 से ये 133.1 है। अब अगले साल जो है वो ये 10% रिटर्न चल रहा था जी, 10%, 10%, 10%, और अगले साल पता चला जनाब आप जो है वो 7% पे आ गए हैं। 7% का मतलब क्या होगा कि आपकी 3% जो है वो कमी वाकया हुई है। लेकिन अल्टीमेटली ये देखना कि 3% जो आपकी कमी वाकया हुई है, आपकी फाइनल फिगर की पे क्या क्या फर्क आ रहा है, 133.1 इंटू 1.07, तो आपकी अल्टीमेट फिगर आ रही है 142.417। इसका मतलब क्या है कि आप 100 से निकले हो, पॉजिटिव की साइड पे जा रहे हो, 110 पे आ गए हो, 121 पे आ गए हो, 133 पे आ गए हो, और अल्टीमेटली आप 7% इंक्रीज के साथ 142.417 पे आए हो। आपका जो टारगेट था ना सर ये थोड़ा 10% सा काइंडली समझ हासिल नहीं करने का तरीका इसका आया। दिखा रहा हूँ आपको। आपके पास है जी 133.1%, ठीक है, बल्कि इसको यहां से नहीं समझाता, मैं आपको यहां से समझाता हूँ। 100 रुपए का आपने 10% लेना है, तो कितना बना, 10 रुपीज, ठीक हो गया, जी ऐसे ही है, इसी तरह ही था। जी जी सर ऐसे ही है सर। अब ये 100 आपने इसमें जमा करने हैं, तो कैसे करेंगे, वो हम ये करेंगे, 100 रुपीज का मल्टीप्लाई करेंगे 1.01 के साथ, कि ये 100 भी इसमें शामिल हो जाएगा। अब इसका आंसर देखना 110 आ जाएगा, सर सॉरी, समझ आ गया सर। 1.01 नहीं, 1.1 करेंगे, 10% 1.1 होता है, 110 हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये 133 को भी शामिल कर लिया इसमें, 133, और उसके साथ ये 7% भी शामिल हो गया है। अब इसका सर 7% ये निकाल लेते हैं, देखो जरा एक सर मिनट, ये 133.1 इंटू पॉइंट, सॉरी, ओके भाई, 133.1 इंटू 0.07, ये आ गया जी आपका 9.317। अब आपने 133 में इसको ऐड करना है, ये 133.1 प्लस 9.317, तो ये आपका 142.417 आ गया। आ गया समझ अब बेटा, ओके हो गया जी स्टूडेंट्स। जी सर। अच्छा ये ओके जी हो गया, सर, हो इसका गया। जी सर बिल्कुल। इसका मतलब ये है, आप अगर पॉजिटिवली देखो तो आपकी सेल बढ़ती जा रही है, 100 से 110 पे आई, 110 से 121 पे आई, 121 से 133 पे आई, और 133 से 142 पे आ गई। अब आप इसको कंपेयर करोगे 100 के साथ, तो 42% इंक्रीज हो गया, 42% इंक्रीज बन जाता है ना। ये लो जी, मैं अगर आपको 42% नहीं समझ आ रहा तो मैं समझा देता हूँ, 142 जी सर। माइनस 100 कितना हो गया, 42.417। अब इसको डिवाइड कर देना आपने 100 से, तो ये लें जी, आपके पास 42% इंक्रीज आ गया, 0.42 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 42% इंक्रीज आ गया आपके पास। तो ये चीज है कि आप अल्टीमेटली अपनी जो बेस ईयर की सेल है उससे कितना ऊपर चले गए हो, 42% आपने टोटली इंक्रीज कर लिया। हर साल इंक्रीज होता जा रहा है, और जब आप परसेंटेज ले रहे हो तो हर साल के साथ साथ आपका जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन सर अगर इसके यहाँ फार्मूले भी समझ नहीं आ रही, वो बेसिक फार्मूला आप एक दफा बता दीजिए, क्या बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला है जी इसका, बेस ईयर आपकी एक होनी चाहिए। मैंने आपको ये चीज और समझाई है, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है या ट्रेंड एनालिसिस है, उसका फॉर्मूला ये होता है कि आपकी बेस ईयर सेम रहती है, बेस ईयर चेंज नहीं होता। अगर 2018 के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, बेस ईयर आपकी सेम रहेगी। बेस ईयर इज इक्वल टू, अगर आपकी 2016 है, अगर आपकी 2016 की बेस ईयर है, तो 2016 से आप कंपेयर करेंगे 2020 को। पहले हम क्या कर रहे थे, 2016 से हम कंपेयर करते थे 2017 को, फिर हमने क्या किया, 2017 के साथ कंपेयर किया हमने 2018 को, और फिर हमने क्या किया, 2018 के साथ हमने कंपेयर किया 2019 को,
और 2019 को हमने कंपेयर किया था 2020 के साथ। ठीक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम बेस ईयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? बेस ईयर के साथ हम बेस ईयर कंपेयर के कर रहे हैं। साथ बेस ईयर हमने ले लिया है, बेस ईयर अगर हमने लिया है सपोज, आपने ये जो भी फिगर्स आएंगी आपने इसको कैलकुलेट करके रखना है। ठीक है जी, शो करवाना है। बेस ईयर अगर हमने ले लिया है 2018 को लिया है, तो 2018 के साथ हम लोग दो, आप लोगों ने क्या करना है 2017 को लेना है बेस ईयर। ठीक हो गया। 2017 को बेस ईयर लेके प्रोजेक्ट के अंदर 2018 को कंपेयर करना है, 19 को कंपेयर करना है और 20 को कंपेयर करना है। अगर 21 की फिगर्स आ चुकी हैं तो 21 को ठीक कम हो कर गया सर। दीजिएगा। जी जी सर सही। 21 की तो फिगर्स नहीं आई होंगी बेटा, वो 21 के एंड पे आएंगी, तो 20 की ही आप फिगर्स को लेंगे जो रिलीज होती है 21 के अंदर। ऑब्वियसली जो लेटेस्ट है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसी को हम लेंगे। अब यहाँ तक आपने इसको क्लियर करके देख लेना है, फिर आप उसको कंपेयर करोगे यार, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ट्रेंड पॉजिटिविटी की तरफ है या ट्रेंड इसका जो है वो नेगेटिविटी की तरफ है। यहाँ पे आपको समझ आ गई कि आज से अगर 4 साल पहले देखें तो आज हम बेहतर पोजीशन पे खड़े हुए हैं। और इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ आप अपना पर्सनल एनालिसिस करें, तो आज से अगर 3 साल पहले अगर आप सैलरी कमा रहे थे 25,000 रुपया और आज भी अगर आप 25,000 पे खड़े हैं तो आपकी स्टैग्नेंट ग्रोथ है, आपको वो जगह छोड़ देनी चाहिए, कहीं और निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर आप 3 साल के अंदर 10,000, 20,000, 25,000 का रेस देके 50,000 पे आ गए हैं, तो यू आर डूइंग बेटर देन अदर्स। आप अपनी ग्रोथ के ऊपर गामजन है, आपका रास्ता जो है वो अच्छा है, आपको हर साल जो है वो ग्रोथ मिल रही है, पे रेज मिल रही है। और अगर आप अच्छी पोजीशन पे भी चले जाते हैं, पहले अगर आप सेल्समैन काम कर रहे थे, अब आप सेल्स मैन की जगह पे सेल्स मैनेजर हो गए हैं या असिस्टेंट सेल्स मैनेजर या एरिया मैनेजर हो गए हैं, देन दैट इज गुड फॉर यू। तो ये हमने देखना है कि कंपनी की फिगर्स बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं। अब और चीज जो देखने वाली है, सेल्स की फिगर में अगर ये इंक्रीज हो रहा है बहुत अच्छा है, सीजीएस की अगर फिगर में इसी तरीके से इंक्रीज हो रहा है तो ये अच्छा नहीं है। ठीक है। और अगर एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे हैं और वो हर साल बहुत ज्यादा ही बढ़ जाते हैं, तो एक्सपेंसेस भी बढ़ना जो है वो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो बहुत अच्छा है। ठीक हो गया जी। प्रॉफिट बढ़ना अच्छा है, एक्सपेंसेस बढ़ना अच्छा नहीं है। सेल बढ़ना अच्छा है, सीजीएस बढ़ना अच्छा नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है जी। अगर ये 10% के हिसाब से आपके सेल बढ़ रही है तो बहुत अच्छा है, लेकिन 10% के हिसाब से अगर इसी तरीके से सीजीएस भी बढ़ रहा है तब वो ओके है, बुरा भी नहीं है। लेकिन अगर वो 10% के हिसाब से नहीं बढ़ रही, 12%, 14% के हिसाब से बढ़ रही, तो वो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। समझ आई बात की? तो ये चीज रखिएगा मद्देनजर, अपने जेहन में रखिएगा। दिस वाज ऑल।